दूसरे दिन सुबह भूपाल घर से बाहर निकल गया। शाम ढल गई, रात हो आई, उसका कोई पता न था। कनक गुस्से में भरी थी। तभी नीरू दौड़ती हौफती माँ के पास पहुंची और बोली, माँ, बड़े मामा आ रहे हैं। भैया? उसे अपने पाँवों के नीचे से जमीन खिसकती सी लगी। आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। वो क्या जवाब देगी? क्या बहाने जुटाएगी? वो भूपाल को धक्के मारकर तो उनके पास नहीं भेज सकती, खुद जाकर तो वो नीकरी मांगने से रहा, तो फिर क्या कहे, क्या करे? क्या वो भूपाल की बीमारी का बहाना बनाए, या फिर उनसे ये कह दे कि भैया, तुमको कुछ लिखकर बताना ही मेरी गलती थी। उनकी तबीयत इन दिनों काफ़ी बिगड़ गई है, आजकल वो काम नहीं कर पाएंगे। क्या सुनील भैया उसकी बात पर यकीन कर लेंगे? जो आदमी घर से बाहर निकल पड़ा है, उसको बीमार बताना इस मौके पर एक तरह का मजाक या बात का बतंगड़ विलास ही तो है। क्या उनकी नज़र इस घर की बदहाली पर नहीं पड़ेगी? भैया के यहाँ आने पर कनक में इतनी भी क्षमता नहीं है कि वह उन्हें एक कप चाय तक पिला सके। क्या उसके भैया सुनील इस बात को नहीं समझते? ऐसा न होता तो कभी कभार जब इधर आना हुआ तो वे छूटते ही कह देते हैं, तू खाने पीने का कोई हंगामा खड़ा न करना कनक। तुझे पता नहीं मेरा पेट बड़ा ही अपसेट है। इसके बाद भी क्या अब भी अपना सड़ा गला अहंकार लेकर पड़ा रहेगा भूपाल? और क्या सुनील उसकी इस मानसिकता को समझ नहीं पाएगा? वो क्या कहे भूपाल को और किन शब्दों में उसे बुरा भला कहे? क्या वो भूपाल के बारे में जली कटी सुनाकर उसे और भी जलील न करे? अरे कनक, कहाँ है रे तू, कैसी है? भैया की स्नेहिल पुकार कनक के सीने में हथौड़ी की चोट की तरह पड़ी। भैया? अपने फटे आंचल को समेट उसे अपनी साड़ी की तहों के बीच छुपाते हुए वो आगे बढ़ाई और बोली, अरे भैया, तुम अब की बार तो तुम बहुत दिनों के बाद आए। समय ही कहाँ मिल पाता है रे, और आजकल काम का इतना दबाव है कि न आ पाने की वजह क्या हो सकती है, इसे अपनी भलमन साहत के नाते छुपाते हुए भी वो जाहिर थी। भूपाल के स्वभाव से उखड़कर ही सुनील भैया ने इन दिनों आना जाना कम कर दिया है। क्यों? आखिर काम इतना बढ़ कहाँ से गया? हालांकि कनक को अपना ये सवाल खुद ही बेमतलब सा जान पड़ा। अरे एक अफसर है, साला बम्बई जाकर जम गया है। खैर, भूपाल को मेरी चिट्ठी तो मिली है ना? तुम्हारी चिट्ठी? कनक जैसे आकाश से गिरी। तुमने उसे चिट्ठी भेजी थी? उसने हैरानी से पूछा। हाँ रे, सुनील ने आक्षेप भरे स्वर में पूछा। उसे नहीं मिली, तभी मुझे शक हो रहा था। तू देख रही है ना, ये आजकल डाक की क्या हालत हो गई है। दमदम से कलकत्ता, आखिर कितने दूर हैं दोनों? यही 15-20 किलोमीटर, और चिट्ठी आने में 5 दिन लग जाएंगे। छी छी, सुनील ने कुछ सोचते हुए फिर जोड़ा, परसों शाम को ही चिट्ठी डलवाई है ना? खैर, मैं जरा घूम फिर आऊं। और हमारे बाबू साहब कहाँ हैं? उनकी मति गति फिरी है? हाँ भैया, और मैं भी यही बताना चाह रही थी, काफी भागदौड़ के बाद उन्हें एक काम मिला है किसी बैंक में। अच्छा, काम मिल गया है? सुनील की आंखें फटी रह गईं। भूपाल को नौकरी मिल गई? हाँ भैया, उन्होंने किसी जान पहचान वाले को बता रखा था। जिस दिन मैंने तुम्हें लिखा था उस दिन तक तो बात बनी नहीं थी, लेकिन दूसरे ही दिन उन्होंने आकर बताया कि काम मिल गया है। सुनील ने निराशा के स्वर में कहा, इतने दिनों तक बेकार बैठा रहा और ऐन वक्त पर उसे दूसरी नौकरी भी मिल गई। इधर मैं कितना परेशान रहा, कितनी मुश्किलों से उसके लिए एक अच्छी सी नौकरी का जुगाड़ करा पाया। अब की बार कनक के हैरान होने की बारी थी। क्या तुमने सचमुच उनके लिए नौकरी का बंदोबस्त कर दिया? और वो भी पलक झपकते? सचमुच? मैं तो कल ही हंसी हंसी में उनसे कह रही थी, चलो, नसीब ने पलटा तो खाया, और हो सकता है भैया भी तुम्हारे लिए कोई न कोई नौकरी अवश्य जुटा देंगे। तो पता है उन्होंने क्या कहा? लगता है नौकरी ऐसे ही पेड़ों पर फला करती है। बस यही तो 7 दिन पहले अर्जी दी थी और नौकरी मिल गई, और सचमुच ऐसा ही। हाँ भैया, अगर नौकरी इतनी आसानी से मिलनी थी तो वे काहिलों की तरह इतने दिनों तक घर में क्यों बैठे रहे? कनक ये सब पूछकर बड़ी हैरानी से और बड़े भोलेपन से भैया की ओर ताकती रही, एक नन्ही बालिका की तरह, कुछ ऐसी मासूमियत से कि दीन दुनिया के बारे में उसे कुछ नहीं मालूम। उसे तो बस यही जान पड़ता था कि अगर मर्द घर में बेकार बैठा हो तो काहिल ही हो जाता है। सुनील थोड़ी देर तक चुप बैठा रहा, फिर उसने कनक से पूछा, तू किस बैंक के बारे में बता रही थी? नाम तो मैं नहीं जानती भैया, लेकिन बता तो किसी बैंक के बारे में ही रहे थे। उनके किसी दोस्त के चाचा या ताऊ वहाँ कैशियर हैं। कह रहे थे पगार भी अच्छी ही मिलेगी। फिर तुमने जो इतना कुछ किया उसका क्या होगा भैया? हाँ, थोड़ी बहुत परेशानी तो होगी, और क्या, वैसे बड़ी कोशिश की थी, और ये भी पता नहीं चल रहा है कि आखिर उसे वहाँ काम कैसा मिला। वैसे ये काम सचमुच अच्छा था, आगे तरक्की मिलने की भी उम्मीद थी। फिर तो ये तुम्हारे लिए बड़ी परेशानी की बात हुई। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम इसे किसी और को दे दो? हाँ, कनक ने पूछा और आगे जोड़ा, वैसे ये भी जान पहचान वाले हैं, दोस्त के चाचा। सुनील उठ खड़े हुए। ये क्या, इतनी जल्दी जा रहे हो? ऐसा नहीं होगा, आज मैं मीठा कराए बिना मैं तुम्हें जाने न दूंगी। अब जैसा भी है, खबर तो अच्छी है। अरे ओ सनत, सुन तो बेटे,
कहती हुई वो अंदर वाले कमरे में गई और बेटे से बड़ी धीमी आवाज में गिड़गिड़ाते हुए बोली, सुन बेटे, दौड़ कर जा और मामा जी के लिए 2 बर्फी तो ले आ, पैसे मैं बाद में चुका दूंगी। दुकानदार से कहना मैं हड़बड़ी में दौड़ा चला आया। क्या फिर उधार लाना होगा? नहीं, भले ही तू मेरा गला काट दे। और ये कहकर सनत ने खिड़की की तरफ मुंह फेर लिया। क्या पता मामा जी पढ़ाई लिखाई के बारे में कुछ पूछ बैठे। इसी डर से तो मैं अब तक बाहर नहीं निकला था। इससे क्या हो गया बेटे? कनक की आवाज धीरे धीरे और भी धीमी और फीकी पड़ गई। तुम लोगों ने तो जैसे कसम ही खा रखी है। जरूरत पड़ने पर क्या मोहल्ले की दुकान से लोग सामान उधार नहीं लाते हैं? वही लाते हैं जो उधार चुका पाते हैं। सनत ने खिड़की से बाहर ताकते हुए ही कहा। तो तुम यही कहना चाहते हो कि मैं उसका उधार नहीं चुकाती? ठीक है, मैं देखती हूँ, कहीं कुछ है। आखिर बड़े बाप के बेटे जो ठहरे तुम। पिछवाड़े के दरवाजे से पीछे घूमकर कनक रसोई घर में आई। है, अभी भी 1 रुपया बचा है। पौष संक्रांति के दिन उसने 1 रुपये के सिक्के के साथ बावनी बांधा था। खुली छप्पर के नीचे जाले में वो पोटली आज भी बंधी ही है। फूस से मढ़ा और सिंदूर से पता वो सिक्का। अभाव के राक्षसी पंजे ने आज तक कम से कम उसकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाया था। शायद उसने बढ़ाने का साहस किया भी न था। कनक का हाथ वहां तक पहुंचेगा, सहस्र बाहु की तरह अपना जाल फैलाए काल की सीमा में। लेकिन इसके बिना चारा भी क्या है? बाहर वाले कमरे में भैया बैठे हैं, पति को नौकरी मिली है, इस खुशी में वो उनका मुंह मीठा कराएगी, ऐसा ही तो कहकर आई है वो। सिक्का में लगा सिंदूर पहुंचते पहुंचते उसके पुराने आंचल में छेद हो गया, लेकिन तो भी उसे इस बात का संदेह था कि कहीं उसकी विवशता का अंतिम चिन्ह तो नहीं मिट गया, सिंदूर का वो दाग। कहीं दुकानदार इस बात को समझ तो नहीं जाएगा, और कहीं सनत इस बात को न समझ ले। लक्ष्मी के नाम पर चढ़ाए गए रुपए से बर्फी मंगाकर खिलाने के बारे में वो कोई तर्क नहीं जुटा पाई, लेकिन क्या कनक भी कोई दलील दे सकती थी इस बारे में? लपलपाती आग के हाथों से अपने को बचाने के लिए आदमी पानी में क्यों कूद पड़ता है भला? और तब तैरना जानने और न जानने का सवाल ही कहाँ रह जाता है? क्या उस समय डूब जाने का डर होता है?